चलिए नमस्कार। हम शुरू करते हैं आज अपना वापस जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सीरीज लेके हम आपके लिए आए हैं। और आज हमारा जो चैप्टर है हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर भी जेई मेन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मेरे ख्याल से बेसिक मैथमेटिक्स वैसे भी फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। और देखिए, अभी तक मैं बार बार बात करता हूँ, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपको 1 घंटे के लिए अपने आप को बिल्कुल फोकस करके बैठना होगा। साथ में कोई और टैब नहीं खुलनी चाहिए। ये नहीं कि इधर इंस्टाग्राम चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए, पानी की बोतल पास में रख के बैठिए। और पेन कॉपी में जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। आप मेरे 500 सवाल देख लें, किसी और किस 1000 सवाल देख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आइए दो क्वेश्चन करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। ओके, तो दो वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू ए है। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है। अब इसका जो रिजल्टेंट है, ऑब्वियसली इसका जो रिजल्टेंट होगा बीच में का लाई करेगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में लाई करता है, तो ये उसका रिजल्टेंट है, ये उसका रिजल्टेंट है। और ये इसके परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? ए के परपेंडिकुलर है। देखिए, डायग्राम बनाना आधा क्वेश्चन सॉल्व करने के बराबर होता है। अगर आपने फिगर सही तरह से बना लिया तो आपका काम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द बी बाई टू। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इसके मैग्नीट्यूड का आधा होगा। तो लेट्स से कि एंगल है बी, तो अगर बी का ये कंपोनेंट लूंगा तो बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा इक्वल टू आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बी कॉस थीटा इक्वल टू आर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमें क्या दिया हुआ है? बी का मैग्नीट्यूड आर का हाफ है, यानी बी इक्वल टू आर बाई टू हमें ऑलरेडी दे रखा है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आर बाई टू कॉस थीटा इक्वल टू आर। तो b की जगह हमने r बाई टू पुट कर दिया, b की जगह हमने r, ओके, b cos थीटा इक्वल टू r, ठीक है। और b का एंड क्या दे रखा है? एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द b। ओहो, उल्टा दे रखा है। मैग्नीट्यूड r का जो मैग्नीट्यूड है वो b का हाफ दे रखा है। r का जो मैग्नीट्यूड b का हाफ दे रखा है, यानी कि b cos थीटा इक्वल टू b बाई टू। तो cos थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। तो 90 डिग्री तो पहले ही था और ये 60 डिग्री हो गया। तो 90 प्लस 60 150 दे रखा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, डिग्री ऑलरेडी आगे दे रखा है। इसका मतलब है कि हमें सीधा ओके सीधा 150 टाइप करना है, सीधा 150 टाइप करना है। आइए 150 टाइप करते हैं। वेरी गुड, लेट्स सी द आंसर। तो अच्छा सवाल है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। मेरे ख्याल से ऐसे सवाल हमसे होने चाहिए। अगला सवाल पे चलते हैं। ए एंड बी मेक्स एन एंगल। अच्छा, ए और बी दो वेक्टर है, उनके बीच का जो एंगल है वो है cos इनवर्स 5, यानी कि जो थीटा की वैल्यू दे रखी वो दे रखी cos इनवर्स 5/9। तो cos थीटा इक्वल टू 5/9। देखिए, एक मूल मंत्र हमें पढ़ते वक्त करना है कि मुझे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्वेश्चन को पढ़ते जाते जो जो वैल्यू मुझे समझ में आती जा रही है उसको लिखता जाऊँ। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। ओके, अब हमें फर्दर क्या दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू, ओके, हमें दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। हमसे पूछा है ए वेक्टर इक्वल टू है एन बी वेक्टर, हमसे इस एन की वैल्यू पूछी है। ये सवाल दिखने में जरूर डरावना, लेकिन ये वास्तव में है नहीं, वेक्टर का सिंपल सवाल है। मॉड ऑफ ए प्लस बी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें मालूम है इसको सॉल्व करना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये भी इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6ab cos थीटा। ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6ab cos थीटा। आप देखिए, cos थीटा की वैल्यू मुझे यहां से मालूम है 5/9 है, तो 2 और 3। तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 10ab इक्वल टू 0।
3a² प्लस 3b² माइनस 10ab इक्वल टू 0। और अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 3a² माइनस 9ab माइनस ab प्लस 3b² इक्वल टू 0। और यहां से a माइनस 3b एक इक्वेशन आ जाएगी। तो फाइनली a माइनस 3b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3b बोल सकता हूं, यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने फास्ट करी है ना। तो n इक्वल टू मेरा 3 मिल जाएगा मुझे, यहां से मैं n इक्वल टू 3 पुट करके देख सकता हूं। तो दिस इज हाउ रिजल्टेंट वेक्टर का निकालना आना ही चाहिए हमें, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगला सवाल ये तो ओके, ये सवाल मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। नेक्स्ट, ये यंग मॉडुलस का एक्सपेरिमेंट दे रखा है और इसमें m मास है और l जो है extension of the wire in the using experiment. Now error in the modulus is estimated by taking data from the MI plot in the graph paper. The smallest scale divisions are 5 gram and 0.02 centimeter along the load axis and extension axis respectively. If the value of m, l, l are 500 ग्राम एंड 2 cm रेस्पेक्टिवली, तो परसेंटेज एरर देखिए, परसेंटेज एरर जो हो जाएगी सिंपल सी बात है, डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू जाएगा डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा l अपॉन l, ठीक है, ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। अब देखिए डेल्टा m कितना दे रखा है, डेल्टा m दे रखा है 5 ग्राम, ठीक है, और 5 ग्राम दे रखा है वैल्यू, है ना, और ये है 500 ग्राम के ऊपर, प्लस डेल्टा l कितना दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, और l कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज एरर पूछिए। अगर परसेंटेज एरर पूछी तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखिए। परसेंटेज एरर पूछी तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते खोल दीजिए, ये तो आ गया 1, इधर वाला आ गया 1, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करते खोल दीजिए, ये भी 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2%। अच्छा सवाल था, देख के घबराना नहीं कि अरे क्या हो गया क्या नहीं हो गया और मैं तो बस मर गया, वो नहीं करना। 53% बच्चे ने ही इस सवाल को सही कर पाए हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा स्कोप है करने में, बहुत बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन है, लेकिन उसको देख के डरना नहीं है, हमें तो सिर्फ परसेंटेज एरर निकालनी आनी चाहिए। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है x = a² b³ अपॉन c³, ठीक है, और भी थोड़ा सा और मुश्किल ले लेते हैं, लो दोबारा लेता हूँ मैं। हमें दे रखा है x = दे रखा है लेट्स से कि a b² और c³, हमें इसकी परसेंटेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज एरर का सिंपल सा फॉर्म होता है डेल्टा x अपॉन x = डेल्टा a अपॉन a की पावर कुछ 1 है, a की पावर 1 है तो इसका डेल्टा a अपॉन b की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा b अपॉन b, c की पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा c अपॉन c। c ऊपर और नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्लस ही रखना है यहाँ पर हमेशा, क्योंकि अपन मैक्सिमम एरर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करती है, तो ये एक एक्सप्रेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर √d भी कर देता हूँ, अगर मैंने √d कर दिया तो प्लस हाफ डेल्टा d अपॉन d हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी हमारा जो होगा परसेंटेज एरर पे होगा, बहुत सारे सवाल परसेंटेज एरर के ऊपर होंगे, तो एक बार परसेंटेज एरर को आप अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Okay, 3 vectors OP, OQ and OR, each of magnitude R are acting as shown in the figure. The resultant of 3 vectors is a√x. तो हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे आसानी रहेगी। एक बार डायग्राम बनाना, मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम बनाइए आप P, Q और दिस इज R वेक्टर। ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड A है, तीनों का मैग्नीट्यूड A है, ये और ये इन सब का मैग्नीट्यूड। हम इन तीनों का रिजल्टेंट पूछा है और इन तीनों का रिजल्टेंट दे रखा है a√x। तो देखिए बहुत आसान है, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a√2, होगा नहीं होगा। अब ये a√2 है और ये a है, ये दोनों तो रिजॉल्व हो गए, इन दोनों को तो कैंसिल कर दीजिए, इन दोनों को तो हमने रिजॉल्व कर लिया। अब a√2 और ये a वेक्टर है, इन दोनों के बीच में अगेन 90 डिग्री का एंगल है। अरे ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, 90 डिग्री का एंगल था, तो इसका मतलब हुआ कि ये 45 डिग्री है और ये तो ऑलरेडी 45 डिग्री दे रखा है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री एंगल हो गया, इसका मैग्नीट्यूड a√2, इसका मैग्नीट्यूड a, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो √2a² प्लस a² a√3। x की वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू कंपेरिजन कर लीजिए, x की वैल्यू जाएगी 3। आंसर देखें है या नहीं है पास, अच्छा न्यूमेरिकल आंसर है तो एंटर करना पड़ेगा।
न्यूमेरिकल आंसर है तो एंटर करना पड़ेगा a√3। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। और मैं हमारे यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं उनको तो मैं ये जो कि इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट में भी पेपर थोड़ा टफ आएगा, और नीट का जो पेपर का लेवल हो सकता है वो जेई मेन लेवल पे चला जाए, इसलिए हम बच्चों को ये जेई मेन के जो सवाल है ये हमारे नीट वाले बच्चों को करा रहे हैं और बहुत आसानी से वो सॉल्व कर रहे हैं। तो क्योंकि इस बार बच्चों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आइए, टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटली ए स्टूडेंट कमिट 2% पॉजिटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड 1% नेगेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा है द परसेंटेज एरर इन द डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ के। तो हमें मालूम है कि टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 2π√m/k स्प्रिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी एरर करी इसने। मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी कि डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 इक्वल टू दे रखा है 2%। ओके, ये तो 2% दे रखा है। इसी तरह से, या फिर मैं इसका सिंपल से लिख देता हूं, डेल्टा t अपॉन t इक्वल टू 2% और 1% नेगेटिव इन द मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि डेल्टा m अपॉन l इक्वल टू -1% एरर। ये हमें एरर दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि परसेंटेज एरर इन द डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ k। अच्छा, हमें k की एरर निकालनी, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करें तो t² अपॉन 4π² इक्वल टू m/k लिख सकता हूं, और k इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, m/t² इंटू 4π²। तो डेल्टा k अपॉन k इक्वल टू जाएगा डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा t अपॉन t। क्या ये समझ में आया? डेल्टा k अपॉन k इक्वल टू जाएगा डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t। अब हमारी एरर्स को देख लेते हैं अपन। एरर कितनी? डेल्टा m अपॉन m, डेल्टा m अपॉन n, ये है हमारी एरर जो है -1% है, ठीक है, ये -1% है। और 2 इंटू डेल्टा t ये है 4%। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने देखा है यहाँ पर हम जो एरर का होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पर हम जो होगा एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये हमारी -1 एरर आ गई और ये +4 एरर आ गई। इसका मैग्नीट्यूड जो जाएगा वो जाएगा -1 का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, 4 का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 4 है, तो 1 + 4 हो जाएगा 5%। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे अगला सवाल लेते हैं। फॉर 3 वैक्टर्स, हमें 3 वैक्टर्स दे रखे हैं और इनका ए वेक्टर लिख लेते चलिए। ए वेक्टर दे रखा है हमें, ए वेक्टर जो दे रखा है हमें दे रखा है -xi कैप -6j कैप -2k कैप, और बी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है -i कैप +4j कैप +3k कैप, और जो सी वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है -8i कैप -j कैप +3k कैप। और हमें दे रखा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो 0 दे रखा है। तो सबसे पहले तो बी क्रॉस सी निकालने की जिम्मेदारी हमारी। बी क्रॉस सी निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। सबसे आसान होता है i j k -1 4 3 -8 -1 और 3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो i इक्वल टू हो जाएगा 12 + 3 12 + 3 15, और j को सॉल्व करेंगे, j को सॉल्व करेंगे, ठीक है। j को i को सॉल्व करा आपने, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस कर दिया, ये आ गया। अब अपन जब j को सॉल्व करेंगे तो j को सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -24 + 3 -24 + 3। जब k को सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 + 32। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15i कैप -21j कैप +33k कैप। ये हमारी b क्रॉस सी की वैल्यू आ गई। ये क्या है? हमारी b क्रॉस सी की वैल्यू आ गई, और b क्रॉस सी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -x को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -15x, ओके। -6 को -21 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया +126 ठीक है। और -6 को +33 से मल्टीप्लाई किया, -2 को
प्लस 33 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -66 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया -15x प्लस 60 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 4। थोड़ा सा लेंथी सवाल है लेकिन ये करने लायक सवाल है ना। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 4, करा जा सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। Okay, a particle moves in a xy plane under the influence of a force such that its linear momentum is this. If k is the angle constant between this, then find the angle between the f and p. तो हमें मालूम है कि f इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो सबसे पहले तो हम फोर्स निकालते हैं। अपने को मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम टाइम का फंक्शन है, दे रखा है अपन को i कैप cos kt माइनस j कैप साइन के टी, बिल्कुल। तो हम पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया, आई कैप तो ऐसा कर जाएगा, कॉस के टी का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन के टी इंटू के, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो आप मेरा बेसिक मैथ्स डिफरेंशियल वाला सवाल वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि ये या यहाँ पर कुछ बोर्ड में दिखने में दिक्कत आ रही होगी, तो मैं थोड़ा सा एक बार इसकी सेटिंग चेंज कर लूँ। ओके, या आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप माइनस आई साइन के टी, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस जे एज इट इज आएगा, साइन के टी का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस के टी इंटू के, है ना, और ये जे के। तो ये फोर्स आ गया और ये फोर्स आ गया। अब हमसे पूछा इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो हमें मालूम है कि एंगल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो अपन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, आई और आई यानी कि हो जाएगा क्या, के साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, सॉरी इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो साइन के टी कॉस के टी और के, यानी कि माइनस के साइन के टी कॉस के टी, फिर माइनस और माइनस प्लस के साइन के टी कॉस के टी सेम आ जाएगा, यानी कि ये जो होगा ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो होते मतलब हो गया पाई बाई 2। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो गया, पाई बाई 2। अच्छा सवाल था, ठीक है। 59% लोग ही सही कर पाए सवाल को। आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर क्यू एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो पहले तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p। देखिए 2q प्लस 2p और 2q माइनस 2p इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4q, रिजल्टेंट आ जाएगा 4q। और एंगल किसके बीच में पूछा है, q के और r के बीच में बोला है। तो ये वेक्टर 4q है, ये वेक्टर q है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए। पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। बिल्कुल ही आसान सवाल है ना, 30 सेकंड, इसको भी 55% बच्चे ही सही कर पाए। आगे चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम मेजर्ड यूजिंग द 4 डिफरेंट मेजरिंग क्लॉक्स were recorded as 4.62 second, 4.632 second, 4.6 second, 4.64 second. The arithmetic mean of this reading in correct significant figure. correct significant figure पूछा है तो significant figure की नॉलेज होनी चाहिए। arithmetic mean अगर अपन निकाल लेंगे, arithmetic mean इसका निकालेंगे तो अपन कैसे निकालेंगे, 4.62 प्लस 4.632 प्लस 4.6 प्लस 4.64 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18.492 अपॉन 4, और इसको अपन फर्दर सोल्व करेंगे तो 4.623 आएगी, ठीक है, 4.623 आएगी। लेकिन हमें ये समझने वाली बात है, जो हमें समझना होगा कि 4.632 है, लेकिन हमसे इसने सिग्निफिकेंट फिगर में पूछा है। और सिग्निफिकेंट फिगर में आपने एक चीज़ समझी होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर में जब आप एडिशन कर रहे होते हैं तो जब सबसे कम वाली जो डिजिट्स होती है आपको आंसर भी उसी में लेना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर हम डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, यानी कि आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा, ना कि 4.623 होगा। तो ये चीज़ होगी जो हमें समझनी होगी। और देखिए सिर्फ 55% लोगों ने इस सवाल को सही किया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर
जैसे मान लीजिए कि मैं आपको खैर कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। 1984, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल था 10806, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है 5। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं 00108, तो 00108 इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, देखिए जो नंबर के शुरुआत में जो जीरोज होते हैं और नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर से वो या सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो सिर्फ 3 होगी। ठीक है, और देख लेते हैं 0.002308। तो अगर कोई नंबर लेस देन जीरो होता है, अगर कोई नंबर लेस देन जीरो होता है, ठीक है, तो जहां तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं होता उसके पहले वाले जो जीरोज होते हैं उनको नॉन सिग्निफिकेंट माना जाता है, तो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी 4। ठीक है, इसी तरह से देख लेते हैं 01.080। अब देखिए 1 के पहले का जो जीरो है वो तो नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा, क्योंकि ये नंबर जीरो से बड़ा है, मतलब ये नंबर 1 से बड़ा है, तो ये वाला जो जीरो होगा सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी वो हो जाएगी 4। और एक और नंबर ले लेते हैं 010100, तो इसमें ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। और जो ट्रेलिंग जीरोज होती है, इफ डेसिमल नंबर नहीं है उसमें जो ट्रेलिंग जीरो होती है उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी ये 3 होगी। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो कभी कभार एक सवाल सिग्निफिकेंट के ऊपर भी बन जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। In an experiment to measure the focal length of a convex lens, the least counts of the measuring weak scales for the position of object and the position of image are delta u and delta v respectively. The error in the measurement of the focal length of the convex, तो हमें मालूम है 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेल्टा f अपॉन एफ स्क्वायर माइनस डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर माइनस डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा पक्का। ठीक है, हमसे पूछा है एरर इन द मेजरमेंट, एरर इन द फोकल मेजरमेंट, यानी कि मेरे से ये माइनस माइनस तो सब जगह काट दो, तो डेल्टा एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर। तो देख लें हम कौन सा आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है हमारा, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। तो ये मेजरमेंट के ऊपर के सवाल हैं, और देख लेते हैं। 2 forces are acting on a body, one force is a magnitude twice of the other force and resultant of 2 forces is equal to the force of the larger magnitude। बना के देखते हैं, 2 forces are acting on one force is a magnitude thrice of the other force। तो लेट्स से कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F1 जो है वो F2 से बड़ा है, यानी कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 के मैग्नीट्यूड से ट्रिपल है। ठीक है, एंड रिजल्टेंट ऑफ द 2 forces इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द लार्जर मैग्नीट्यूड, यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो बड़े वाले फोर्स के बराबर है, यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1। और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, मेरे ख्याल से यही होगा रिजल्टेंट। ठीक है, अब इनके बीच का हमसे एंगल पूछा है, तो सॉल्व कर लीजिए। F1 का स्क्वायर इक्वल टू दोनों तरफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, F1 के स्क्वायर से F1 का स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर F1 इक्वल टू 3F2 था हमारे पास, यहाँ पर क्या था? F1 इक्वल टू 3F2 है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो F2 का स्क्वायर 2, F1 की वैल्यू कितनी है? 3F2 इंटू F2 कॉस थीटा, इधर तो जीरो है ही सही। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/6, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/6। ठीक है, यहाँ पर माइनस को मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो उसको कंसिडर नहीं करूंगा, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी मेरी वो आ जाएगी 6, n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6। लेट्स डू आगे सवाल। ओके, अभी मैंने जो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करी थी वो का वही सवाल यहाँ पर आ गया है कि आपसे पूछा गया है कि बताइए सिग्निफिकेंट फिगर को मैच कीजिए। तो देखिए 1001 इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 होंगे, और किसके साथ मैच कर रहा है? 2 के साथ मैच कर रहा है।
अच्छा, अब आप बताइए दूसरा वाला 010.1, 010.1। तो हमने बोला था कि लेफ्ट साइड वाला जो जीरो होता है, जब तक कि नॉन जीरो डिजिट नहीं आता वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, और उसके बाद वाले सिग्निफिकेंट होता। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और ये करेक्ट मैचिंग हो रही है 1 के साथ। अब आप देख लीजिए, अगर आपने 2 कर लिए और 2 मैच करते हैं तो ये ए था और ये बी था। ए 2 के साथ मैच कर रहा है, बी 1 के साथ मैच कर रहा है। ए 2 ए 2 के साथ मर्ज कर रहा है, बी 1 के साथ मर्ज कर रहा है। अच्छा, सी को भी एक बार क्रॉस कर लेते हैं, चलो सी को भी चेक कर लेते हैं। सी कितना है? 100.100। अच्छा, आप देखिए सी का जो मैच हो रहा है, सी में कितने नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। देखिए आपने बोला था डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट, जीरोज भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें जो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे वो 6 आएंगे, और ये मैच कर रहा है आपका 4 के साथ। चलो डी को भी चेक कर लेते हैं, डी को भी चेक कर लेते हैं। डी का मतलब हो गया 0.0010010। हमने बोला था ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर नंबर लेस देन 1 होता है तो जब तक कि नॉन जीरो नहीं आता उसके पहले के जितने भी जीरो होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 5 हो गया, और 5 का मतलब हो गया ये 3 हो गया। तो हमारा जो फाइनली आंसर मिल रहा है वो सी आंसर मिल रहा है सबके साथ, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। सिग्निफिकेंट फिगर वाला सवाल है, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ओके, द रेडियस लेंथ and resistance of a metal wire has measured in the laboratory is this. The percentage error in the resistivity of the material. तो R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, और रो इक्वल टू होता है R इंटू A अपॉन L। ये हमें फॉर्मूला पता है। अच्छा, हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है रजिस्टेंस दे रखा है डेल्टा R अपॉन R। कितना दे रखा है? 10 अपॉन 100, बिल्कुल। डेल्टा L अपॉन L दे रखा है 0.2 अपॉन 15, वेरी गुड, ये भी दे रखा है। और डेल्टा R अपॉन R दे रखा है 0.05 अपॉन 0.35, ये भी हमें दे रखा है। ये सब चीजें हम इनको यहां पर दे रखी है, ठीक है। आइए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें निकालनी थी परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी, हमें तो निकालनी थी परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी। अच्छा, R जो होता है एक तरह से वो ए जो होता है ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ए इज प्रोपोर्शनल टू आर, एरिया है ना, तो एरिया सर्कल जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो तो आर स्क्वायर होता है। तो अब हम जब डेल्टा रो अपॉन रो लगाएंगे तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 इंटू डेल्टा आर। ये आर रेजिस्टेंस वाला आर है, ये आर रेडियस वाला आर है। अब डेल्टा आर अपॉन आर ये तो हो गया 10 अपॉन 100%, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 15, फिर 2 इंटू डेल्टा आर ये हो जाएगा 2 इंटू 0.05 अपॉन 0.35, ठीक है। ये हो जाएगा, हमें परसेंटेज एरर दी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको खोलेंगे। हम क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हुए खोलेंगे। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हुए खोलते हैं, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हुए खोलते हैं, ठीक है, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 10, यहाँ तो आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20 अपॉन 15 हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करें, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, और 10 अपॉन 0.35, 10 अपॉन, अच्छा ये तो हो जाएगा 5 टू जा 10, और 10 अपॉन 0.35, 10 अपॉन 0.35, ये कितना आएगा? इसको और सॉल्व कर ले तो 1000 अपॉन 35, इसको अपन 200 से 5 से काटा, 200 अपॉन 7, ये 200 अपॉन 7। अगर 200 अपॉन 7 को अपन सॉल्व करते हैं, या हम इसको और भी काम सिंप्लीफाई, हाँ 200 अपॉन 7 करते हैं तो देखिए 7 टू जा 14 है ना, 6 बचा, 7 टू जा 14, 6 बचा, और 7 8 जा 56, अप्रॉक्सीमेटली 28%, ठीक है। तो ये देखिए
10 प्लस 1.3 प्लस 28, तो विच इज 39.3 के आसपास कुछ आ रहा है, 39.3, तो 39.9 ले सकते हैं शायद हम, या क्लोज आंसर है ये क्लोज आंसर है। अच्छा सवाल था, सिर्फ 52% बच्चे ही इसको सही कर पाए, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला सवाल है, ठीक है, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, अगर दो वेक्टर्स उनका इक्वल मैग्नीट्यूड, इनका इंक्लाइन इंक्लिनेशन है थीटा, तो उसका रिजल्टेंट, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू जाएगा, रिजल्टेंट जो हो जाएगा उसका रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, चूंकि दोनों बराबर हैं, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, और इसको 2a स्क्वायर cos थीटा, और अगर मैं a√2 बाहर, अगर मैं, हाँ ठीक है, मैं यहाँ से 2a बाहर भी ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos थीटा, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको और आगे लेता हूँ तो 2a cos थीटा बाई 2, या 2r cos थीटा बाई 2, तो a प्लस बी 2r cos थीटा बाई 2, इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। 59% बच्चों ने इस सवाल को सही किया था, बाकी लोग सही नहीं कर पाए थे। और देख लेते हैं, if the percentage error in measuring the length and diameter of a wire are 0.1% each, the percent error in measuring the resistance, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, R इक्वल टू एल अपॉन ए होता है, तो डेल्टा R अपॉन R निकालना है, तो डेल्टा L अपॉन ए प्लस 2 इंटू एरिया को लिख सकता हूँ मैं डेल्टा R अपॉन R। तो देखिए दोनों की एरर में 0.1% है, तो ये भी 0.1% है और ये भी 0.1% है, तो ये 0.2% हो जाएगा, तो एरर हो जाएगी 0.3%, ठीक है, एरर हो जाएगी 0.3%। ये ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तो ये 0.3% एरर हो जाएगी। 56% बच्चे इस सवाल को सही कर पाए। तो एरर के ऊपर आपको बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 3i प्लस 4j एंड इज पैरेलल टू 4i प्लस 3j। अच्छा, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3i प्लस 4j। अच्छा, उसी एक वेक्टर ऐसा है जिस ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 3i प्लस 4j। मान लीजिए सी वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड 3i प्लस 4j है, यानी कि मोड ऑफ सी तो अभी भी 5 ही आएगा, ठीक है। इट इज पैरेलल टू 4i प्लस 3j। अच्छा, इट इज पैरेलल टू बी का जो है 4i प्लस 3j के पैरेलल है ये सी वेक्टर। अच्छा, अगर ये पैरेलल है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 4i प्लस 3j अपॉन 5, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो मेरा जो सी वेक्टर हो जाएगा वो एक तरह से 5 इंटू 4i प्लस 3j अपॉन 5 ही तो हो जाएगा, यानी मेरा जो सी वेक्टर हो जाएगा वो जाएगा 4i प्लस 3j। अब क्या पूछा है हमसे, अच्छा ये तो 3 दे रखा है, ये पूछा है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4। अच्छा इजी सवाल है, नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है, सेम ही चीज़ है, ये हो जाएगा 4 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ए बी सी, रिलेशन दे रखा है a की पावर 4, a की पावर 4 b की पावर 3 अपॉन सी स्क्वायर। हमसे पूछा है परसेंटेज एरर दे रखी है, बताओ परसेंटेज एरर क्या होगी, ठीक है। तो डेल्टा q अपॉन q 4 डेल्टा a अपॉन a 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस 2 डेल्टा c अपॉन c। अब 4 डेल्टा a 4 इंटू 3 12 हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, ठीक है। तो दिस इज 34%। बहुत इजी सवाल है, अगर आपको परसेंटेज समझ में आता है तो बहुत इजी सवाल है और ये गलत नहीं होना चाहिए। द रेजिस्टेंस, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर, तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। डेल्टा वी कितना दे रखा है 5 अपॉन 200, 5 अपॉन 200, और ये दे रखा है 0.2 अपॉन 20, 0.2 अपॉन 20। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो ये तो हो गया 2.5%, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 अपॉन 200 500 2.5% हो गया,
डेल्टा आई 0.2 अपॉन 20. फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर. फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर. तो ये हो गया 1, यानी कि ये हो गया 3.5%. 3.5%. अच्छा इजी सवाल है ना. ऐसे सवाल परसेंटेज वाले जो आपको दे रखे हैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती. A vector y in xy plane makes an angle of 30 डिग्री with the y axis. तो हम लगातार सवाल करे जा रहे हैं. देखिए बहुत सारी बकवास करी जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप 1 घंटे के लिए लेक्चर देख रहे हैं तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिले. A vector in xy plane makes an angle of 30 degree with the y axis. The magnitude of the y component of the vector is 2√3. ओके, तो कोई वेक्टर है xy प्लेन में. ये लीजिए कोई वेक्टर है, लेट्स से कि r वेक्टर है. ठीक है, एक्स प्लेन में ये वाई एक्सिस 30 डिग्री का एंगल बनाता है. 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट वेक्टर इज √3, यानी कि r cos 30, इसका cos कंपोनेंट ही तो होगा ये y का. इसका जो cos वाला कंपोनेंट होगा वही तो y कंपोनेंट होगा. तो r cos 30 इक्वल टू 2√3 है. ठीक है, तो r cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, 2√3 कट गया, r इक्वल टू हो गया 4. अब हमसे क्या पूछा है, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 4 मिल गया. इसका x कंपोनेंट पूछा है. इसका x कंपोनेंट क्या होगा? इसका x कंपोनेंट हो जाएगा r sin 30, 4 इंटू हाफ. बहुत सिंपल सवाल है. ठीक है, जेई मेन में आया हुआ है. ठीक है, 55% बच्चे इस सवाल को सही कर पा रहे हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग कि क्यों हम फिगर नहीं बना पा रहे. अगर हम सीधा फॉर्मूला लगा के करने की कोशिश करेंगे तब हम उलझेंगे. अगर आपको फिगर में प्लॉट करना आता है तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. यानी कि आप सिर्फ समझ के कर सकते हैं. सवाल याद करने से, फॉर्मूला याद करने से काम नहीं होगा. 3 फोर्सेज है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg. ठीक है, द फोर्सेज F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलर. अच्छा ठीक है, तो देखिए ये F2 फोर्स है और ये F3 फोर्स है, ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली. और F2 की वैल्यू है 8 न्यूटन और इसकी वैल्यू है 6 न्यूटन. तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, मान लीजिए कोई F4 है वो है 10 न्यूटन का. ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक तरह से. ठीक है, अब क्या बोला हुआ है? F1 भी फोर्स लग रहा है और ये रेस्ट पे. अगर F1 भी फोर्स लग रहा है और रेस्ट पे, तो इसका मतलब है कि F1 का जो फोर्स होगा जस्ट इसके अपोजिट लग रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 10 न्यूटन का. अगर F1 फोर्स को रिमूव कर दिया, अगर F1 फोर्स को रिमूव कर दिया तो ये पार्टिकल पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी F4 और वो होगा 10 न्यूटन. उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 5 kg. अरे 5 kg का मास है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया. इसी तरह इजी सवाल तो क्या चाहेंगे आप? 58% बच्चे इस सवाल को सही कर पा रहे हैं. डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा. व्हेन वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, इट गिव्स अ वेक्टर इक्वल टू 2g. अच्छा, तो वेक्टर बी तो हमें मिल रहा है 2g, 2j मिल रहा है. वेक्टर बी में से मुझे माइनस करने पे, क्या माइनस करने पे? 2i प्लस 3j प्लस k को माइनस करने पे मुझे 2j मिल रहा है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है. अरे भाई इससे ज़रा b इक्वल टू हो जाएगा, तो 2i प्लस 5j प्लस 2k. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √33. ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल है. 40 सेकंड में तो हमने आपको एक्सप्लेन करके कर दिया. अगर आप वास्तव में करेंगे तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस सवाल में. ओके, ये वापस सिमिलर टाइप की सवाल है, कर लेते हैं. P इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c √d. हमसे डेल्टा p अपॉन एरर पूछिए. एरर पूछिए तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू, देखिए एरर पूछिए तो 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a, 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस b की पावर हाफ है, हाफ डेल्टा d अपॉन d. वैल्यू पुट कर दीजिए. 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a 1%, 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b 2%, डेल्टा c अपॉन c 3%, ये 4% है, तो 1/2 इंटू 4. सॉल्व कर लीजिए. 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, 8 प्लस 5 13%, 8 प्लस 5 13%. बहुत ही आसान सवाल है. एक बार आपको तरीका पता होना चाहिए, फिर ये सवाल बहुत चुटकियों में होंगे. ये भी सिमिलर सवाल है. सिलेंड्रिकल वायर है, मास इतना दे रखा है, लेंथ इतनी दे रखी है, रेडियस इतनी दे रखी है. मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h. तो रिलेशन मिल जाएगा डेल्टा d अपॉन d.
डेंसिटी डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर पर डेल्टा लेंथ या एच एक ही बात है, ये ले लीजिए। तो डेल्टा एम अपॉन एन, ठीक है, तो ये लिख लीजिए 0.01 अपॉन 0.4 2 इंटू 0.03 अपॉन 6 प्लस डेल्टा एल है ना 0.04 अपॉन 8। इसको लेके हम सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी आंसर कितना आ रहा है, 4% आ जाता है इसका आंसर। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। 44% बच्चों ने ही सही किया, विच इज वेरी शॉकिंग। इस सवाल में ऐसा क्या था। एक और लास्ट सवाल है, टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड a in a/2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट्स। ओके, अगर ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये a स्क्वायर है, ये है a/2, a स्क्वायर बाई 4, तो हो जाएगा क्या, √5 a/2। ठीक है, √5 a/2। सो जिस तरह से हम सवालों को यहाँ पर कर सकते हैं और बहुत इजीली हम यहाँ पर बात कर सकते हैं।